हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका है गणित की, उसका कार्यपत्रक 23, 24 और 25 हल करेंगे। ये जो कार्यपुस्तिका है ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रकाशित हैं। अब आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 23 की। कार्यपत्रक 23 जो है इसकी विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण, अधिगम बिंदु हैं क्रियापद एवं स्थानापन्न विधि से समीकरण हल करना, और संदर्भ है कक्षा 7 अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 92। अब इसका जो पहला प्रश्न है ये इसने खुद ने हल करके बता रखा है। पहला प्रश्न है समीकरण 12p - 5 = 25 को हल कीजिए। ये दो विधियां हैं, एक है क्रियापद विधि और दूसरी है स्थानापन्न विधि। क्रियापद विधि के अंदर क्या करते हैं कि अगर किसी चर राशि के अंदर अचर राशि यानी कि जो संख्या है वो अगर जुड़ी हुई है तो हमें दोनों पक्षों में से उस संख्या को घटाना है, अगर घटी हुई है तो दोनों पक्षों में उसको जोड़ना है, अगर गुणा हो रखी है तो दोनों पक्षों में उसका भाग देना है, और अगर भाग दे रखा है तो दोनों पक्षों में उसको गुणा करना है। ठीक है। ऐसे ये जो पहली समीकरण दे रखी है इसको देखो यहाँ पर हल करके दिखा रखा है। पहले 5 घटे हुए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है प्रथम चरण के दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो इधर तो 5 से 5 कट जाएंगे और 25 में 5 जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12p = 30। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे, p के साथ में 12 गुणा में है तो हमें दोनों पक्षों में 12 का भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में हम 12 का भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 12 से 12 कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में 12 का भाग 30 में देंगे तो 5/2 उत्तर आएंगे। इसलिए हमें क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, p = 5/2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अब स्थानापन्न विधि में देख लेते हैं। स्थानापन्न विधि में क्या होता है, हम जो अचर राशि है उसका स्थानापन्न करते हैं, यानी कि स्थान बदलते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पर जो 5 हैं इसका हम पक्षांतरण करेंगे। तो जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो अगर संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, गुणा में है तो भाग में हो जाती हैं, और भाग में है तो गुणा में हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है 5 का स्थानापन्न किया। और 5 का स्थानापन्न किया, इधर आएगा तो इधर माइनस में 5 है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए 25 में 5 जुड़ जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और उत्तर में क्या प्राप्त हो जाएगा, 12p = 30। अब p के साथ में 12 गुणा में है तो इसका भी स्थानापन्न करेंगे। अब इसका स्थानापन्न करेंगे तो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है p = 30/12। अब वही 30/12 को हल करेंगे तो 10/4 प्राप्त हो जाएगा, और 10/4 को और हल करेंगे तो 5/2 प्राप्त हो जाएंगे। अब इस तरफ भी हमें 5/2 प्राप्त हुए थे और इस तरफ भी 5/2 प्राप्त हुए थे, यानी कि दोनों विधियों से अगर हल करेंगे तो उत्तर हमें समान ही प्राप्त होंगे। अब है प्रश्न संख्या 2। बॉक्स में दिए गए समीकरण को दोनों विधि से हल कीजिए। यानी कि अब हमें हल करना है, एक तो पुस्तक वाले ने खुद ने हल करके दिखा रखा है, अब हमें खुद हल करना है। ये क्रियापद विधि है और इधर स्थानापन्न विधि, दोनों विधियों से हमें हल करना है। तो समीकरण दे रखी है 3p + 12 = 0। तो यहाँ पर 12 क्या है, पहले प्लस में है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घटाएंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रथम चरण में दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर। अब 12 को घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 12 से 12 कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस हैं, और राइट हैंड साइड में 0 में से 12 घटाएंगे तो -12 हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा, 3p = -12। द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, 3 गुणा में है तो दोनों पक्षों में से 3 को भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है द्वितीय चरण में दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। अब 3 का भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 से 3 कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में -12 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, p = -4 प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही स्थानापन्न विधि में करते हैं तो जैसे 12 प्लस में है, 12 यहाँ पर प्लस में, इसका स्थानापन्न करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पर क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12 का स्थानापन्न किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3p = 0 - 12, क्योंकि 12 प्लस में था और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 - 12 हो गया। अब 0 में से 12 घटाएंगे तो -12, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3p = -12। अब 3 गुणा में है तो इसका भी स्थानापन्न करेंगे। अब इसका स्थानापन्न करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, p = -12/3।
3 और -12 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा p बराबर -4। दोनों तरफ -4 है तो हमारा उत्तर सही है। आगे और दे रखा है, अब एक समीकरण दे रखी है 3x/4 बराबर 6। अब ये 4, पहले 4 को ले जाते हैं, 4 इधर भाग में है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 4 कट जाएंगे और राइट हैंड साइड में 6 से 4 गुणा होंगे तो 24 हो जाएंगे, यानी कि 3x बराबर 24 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 3 गुणा में है तो हम दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर लिख दिया दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर 3 का भाग लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कट जाएंगे और 24 में 3 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। अब स्थानापन्न विधि से करते हैं, जब पहले 4 का स्थानापन्न करते हैं तो 4 भाग में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में होते ही 6 × 4 हो गया, 6 × 4 कितना होता है 24, तो हमें 3x बराबर 24 प्राप्त हो जाएंगे। अब 3 गुणा में है तो 3 का भी स्थानापन्न करेंगे, अब 3 का स्थानापन्न करेंगे, 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 3 का भाग 24 में लगाएंगे तो 8 बार जाता है, इसलिए हमें उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी समीकरण दे रखी है 4 + 5 कोष्टक x - 1 बराबर 34। अब क्रियापद विधि से इसको हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम 4 जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों में से 4 को घटाएंगे। यहाँ पर लिख दिया दोनों पक्षों में से 4 को घटाने पर 4 को घटाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 4 कट जाएंगे और 34 में से 4 घटेंगे तो 30 बच जाएंगे, यानी कि 5 कोष्टक के अंदर x - 1 बराबर 30 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 5 गुणा में तो दोनों पक्षों में हम 5 का भाग लगाएंगे, तो ये दोनों पक्षों में हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 से 5 कट जाएंगे और 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x - 1 बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा। अब एक वापस घटा हुआ है तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 से 1 कट जाएगा और राइट हैंड साइड में 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब वैसे ही स्थानापन्न विधि से करते हैं तो पहले 4 का स्थानापन्न करते हैं, 4 जुड़ा हुआ है तो घट जाएगा, 4 का स्थानापन्न किया तो 34 में से 4 चला गया तो कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 5 कोष्टक के अंदर x - 1 बराबर 30 प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 का स्थानापन्न करेंगे तो 5 गुणा में है तो 5 का भाग हो जाएगा। अब 5 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है, इसलिए x - 1 बराबर 6 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 1 का स्थानापन्न करेंगे, 1 का स्थानापन्न करेंगे तो 1 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 6 में 1 जुड़ जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न है इसका, जो समीकरण दे रखी है 3 ब्रैकेट के अंदर p - 5 बराबर -21। पहले 3 गुणा में है तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे दोनों पक्षों में, 3 का भाग लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया और राइट हैंड साइड में -21 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, -7 बार, यानी कि उत्तर कितने आ जाएंगे, p - 5 बराबर -7। अब 5 माइनस में है तो दोनों पक्षों में हम 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 से 5 कट जाएगा और राइट हैंड साइड में -5 और -7 और +5, यानी कि -2 बच जाएंगे, तो उत्तर क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें, p बराबर -2। अब स्थानापन्न विधि से इसको हल करते हैं तो 3 का स्थानापन्न करेंगे, पहले 3 का स्थानापन्न करेंगे तो 3 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -21 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, -7, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, p - 5 बराबर -7। अब 5 का स्थानापन्न करेंगे, 5 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो गया तो ज़्यादा संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, p बराबर -2। इस प्रकार से ये हमारा कार्यपत्रक 23 पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं कार्यपत्रक 24। कार्यपत्रक 24 क्या है, कार्यपत्रक जो 24 है इसकी विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण, अधिगम बिंदु है क्रियापद एवं स्थानापन्न विधि से समीकरण हल करना, और इसका जो संदर्भ है वो है कक्षा 8 अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 25। अब इसमें पहले एक प्रश्न दे रखा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं x माप की हैं और उसका परिमाप 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब एक भुजा x माप, ये जो त्रिभुज है x माप की, यानी तीनों भुजाएं x है, हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार x + x + x बराबर 21 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप दे रखा है, और तीनों अक्ष को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x, यानी कि 3x बराबर 21 प्राप्त हो जाएंगे।
अब पहले हम 3 का स्थानापन्न करेंगे। 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं 7 7 7 सेंटीमीटर की हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के माप y सेंटीमीटर हैं एवं तीसरी भुजा अन्य 2 भुजाओं से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार देखो, 2 भुजाओं का माप तो क्या है? y, और तीसरी भुजा जो है उसका माप है y माइनस 4, यानी दोनों भुजाओं से 4 कम है तो y माइनस 4 हो जाएगा, और परिमाप दे रखा है 32। अब इसको हल करेंगे तो y प्लस y तो 2y हो जाएंगे, तो 2y माइनस 4 बराबर 32 हो जाएंगे। अब 4 का स्थानापन्न करेंगे, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो गया तो 32 और 4 कितने हो गए? 36, यानी कि 2y बराबर 36 हो जाएंगे। और फिर 2 का भी स्थानापन्न करेंगे तो 2 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 36/2 हो जाएगा। अब 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 18, यानी कि दोनों भुजाएं जो हैं, दोनों भुजाओं का योग तो 18 है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 9 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा जो है वो दोनों भुजाओं के योग से 4 कम थी, यानी 18 से 4 कम, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 3 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का आधा है तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? माना ऊंचाई x है, माना ऊंचाई x है। अब जो आधार है वो ऊंचाई का आधा है, यानी x का आधा, तो आधार क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अब आधार x/2 हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल तो दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 16, और 1/2, आधार कितना था? x/2, और ऊंचाई कितनी थी? x। तो इसको आगे हल करेंगे तो 16 बराबर x²/4 प्राप्त हो जाएंगे। अब 4 का स्थानापन्न करेंगे, 4 भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, यानी 16 इंटू 4 हो जाएंगे, तो 16 चौक 64 होते हैं, यानी कि x² बराबर कितना हो जाएगा? 64 प्राप्त हो जाएगा। अब 64 प्राप्त हो गया तो x का वर्गमूल करेंगे तो x² का वर्गमूल करेंगे तो x, और 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि x² बराबर 64 है, और x² का वर्गमूल किया तो x, और 64 का वर्गमूल किया तो 8 प्राप्त हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो आधार तो हो जाएगा x/2, यानी कि आधा था ना, तो 8/2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका आधार कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 4 है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब माना कि जो चौड़ाई है वो x है, माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुना है तो 3x हो जाएगी। और आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मान रख देंगे हम, परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और 2 कोष्टक लंबाई है 3x प्लस चौड़ाई है x, तो 3x और x 4x हो जाएंगे, यानी कि 48 बराबर 2 इंटू 4x प्राप्त हो जाएंगे। अब 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? यानी 48 बराबर 8x प्राप्त हो जाएंगे। अब 8 जो है ये गुणा में, इसका स्थानापन्न करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग में करेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 48/8 प्राप्त हो जाएंगे, और 48 में 8 का भाग लगाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएंगे। अतः जो लंबाई है वो तो 3x थी, यानी कि 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न संख्या 5 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो प्रत्येक कोण का मान समीकरण विधि से हल कीजिए। माना तीनों कोण 2x, 3x और 5x है, तो प्रश्नानुसार 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 2 3 5 5 और 10, यानी कि 10x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब 10 का स्थानापन्न करेंगे, इधर गुणा में है, स्थानापन्न करेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 180/10। 180 में 10 का भाग 18 बार जाता है, यानी x का मान आया 18। तो पहला कोण क्या हो जाएगा? पहला कोण था 2x, यानी कि 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 36 डिग्री। दूसरा कोण था 3x, यानी कि 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 डिग्री। और तीसरा कोण था 5x, यानी कि 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री, यानी तीनों कोण हो जाएंगे 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 6 है,
उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हो कि वर्ग के जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए ये केवल भुजा लेकर का है। फिर ये परिमाप कह रहा है, तो माना हम भुजा को हम x मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख दिया मैंने, माना एक भुजा x है, तो प्रश्नानुसार 4 इंटू भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा बराबर परिमाप दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब भुजा को हमने x मान लिया, तो हम लिख देंगे 4x बराबर 16 सेंटीमीटर। अब 4 इधर गुणा में है, इसका स्थानापन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 16/4 प्राप्त हो जाएगा। 16 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाता है, इसलिए x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, यानी कि सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पर लिख दिया मैंने आगे, अतः वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 7 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या कैसी होती हैं, जैसे माना कि 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तभी 3 होंगे, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से संख्याएं क्रमागत होती हैं। तो हम पहली संख्या हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। तो प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग 39 है, तो तीनों को जोड़ेंगे, पहली x थी, दूसरी x + 1 और तीसरी x + 2, तो तीनों को जोड़ दिया हमने, तो 39 है। अब इनको जोड़ेंगे तो x + x और आगे भी एक और प्लस x है, तो 3x हो जाएंगे, और संख्या 1 और 2 जुड़ के 3 हो जाएगी, यानी 3x + 3 बराबर 39 हो जाएंगे। अब 3 का हम स्थानापन्न करेंगे, 3 इधर प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगी, यानी कि 3x बराबर 39 - 3 प्राप्त हो जाएंगे। वापिस x के साथ में 3 है, तो 3 का भी स्थानापन्न करेंगे तो 3 इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएंगे, 36/3 हो जाएंगे। अब 36 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 12 प्राप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या x थी, यानी कि 12, दूसरी संख्या में 1 जोड़ा, यानी 12 में 1 जोड़ा तो 13, और तीसरी संख्या x में 2 जोड़े थे, यानी कि 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, यानी तीनों संख्या हो जाएगी 12, 13 और 14। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जो कि इस कार्यपत्र का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें पहली संख्या पता नहीं है, तो हम उसे x मान सकते हैं, और जब विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच में 2 का अंतर होता है, यानी कि एक विषम संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो दूसरी विषम संख्या बनेगी, 4 जोड़ेंगे तो तीसरी बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर लेकर कहा है, माना विषम संख्याएं x, x + 2 व x + 4 हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग 21 है, तो x + x + 2 + x + 4 बराबर 21। इनको जब जोड़ेंगे तो हमें हल प्राप्त होगा 3x + 6 बराबर 21। अब 6 का जब हम स्थानापन्न करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 21 - 6। 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, और फिर 3 का स्थानापन्न करेंगे, 3 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 15/3 प्राप्त होगा, और जब 15 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो पहली विषम संख्या है वो 5 होगी, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी विषम संख्या 7 होगी, और फिर वापस 5 में 4 जोड़ेंगे तो तीसरी विषम संख्या 9 होगी। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं कार्यपत्रक 25। अब जो कार्यपत्रक ये 25 हैं, इसकी जो विषय वस्तु हैं वो भी एक चर राशि वाले समीकरण हैं। इसका अधिगम बिंदु आओ खेल खेले हैं, और इसका संदर्भ है कक्षा 8 का अध्याय 2 पृष्ठ संख्या 25। अब इसमें पहले एक कथन लिख रखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि अमित एक प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उसके शिक्षक द्वारा कक्षा को एक समस्या दी गई है। वह इस प्रकार है। समस्या क्या, देखो कि किसी संख्या के 3 गुने में 7 जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है। तो सभी विद्यार्थी इसके उत्तरोत्तर हल को देखते हैं एवं एक समीकरण पर पहुंचते हैं और समीकरण हल करते हैं। कैसे किया, देखो किसी संख्या को मान लिया इन्होंने x, और उसका 3 गुणा, तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x। फिर उसमें 7 जोड़ने पर यानी +7, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x + 7।
7 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 22 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसके बाद में बराबर में 22 लगा देंगे, हमें क्या प्राप्त होगी समीकरण 3x + 7 = 22। लेकिन जो अमित है वो इससे उल्टा करता है, यहाँ पर लिख रखा देखो, जबकि अमित इसमें उल्टा सोचता है और समस्या का हल प्राप्त कर लेता है। उल्टा कैसे सोचता है, वो पहले 22 लेता है, 22 में से 7 उन्होंने जोड़ रखे थे तो 22 में से 7 को घटा लेगा, 22 में से 7 को घटाएगा तो फिर 15 प्राप्त हो रहे हैं। और 15 में जो संख्या थी उसको हम 3 से गुणा कर रहे थे तो 15 प्राप्त हो रहे तो, लेकिन ये उल्टा करेगा, 15 में 3 का भाग लगाएगा, 3 का भाग लगाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो संख्या अननोन संख्या थी वो उसे प्राप्त हो गई। तो आगे लिख रखा है, अमित ने हल का जो तरीका अपनाया उस तरीके पर सभी मिलकर चर्चा कीजिए। क्या आप भी इसके लिए दोनों फ्लो चार्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखो, पहला प्रश्न दे रखा है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहला फ्लो चार्ट तो यही होगा कि हम उसको x मान लेंगे, उसका 3 गुना यानी 3 से गुणा करेंगे तो 3x बन जाएगा, 3x में 11 जोड़ेंगे तो 3x + 11 बन जाएगा, और 3x + 11 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 32। तो 3x + 11 = 32 समीकरण बन जाएगी। अब इसका उल्टा करेंगे, पहले हम लिखेंगे 32 में से पहले 11 जोड़ रहे थे तो अब 32 में से 11 को घटाएंगे, 11 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 21। अब 21 में फिर 3 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। ये दोनों फ्लो चार्ट बन गए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न लिख रखा है, किसी संख्या के 6 गुने में 6 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। तो संख्या को हम पहले x मान सकते हैं, उसका 6 गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x में 6 जोड़ेंगे तो 6x + 6 प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार से जो समीकरण बनती है 6x + 6 = 60 होती है। अब इसका उल्टा फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट उल्टा कैसे बनेगा, 60 है, 60 में से हम 6 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो हमें 54 प्राप्त हो जाएगा, फिर 54 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दे रखा है, एक संख्या के 1/3 में से 4 घटाने पर संख्या 5 प्राप्त होती हैं। पहले हम इसको x मानेंगे और इसका 1/3 यानी कि 1/3 से इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x/3। फिर 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x/3 - 4। और इस प्रकार से समीकरण क्या बनेगी, x/3 - 4 = 5। अब इसका उल्टा फ्लो चार्ट बनाते हैं, पहले 5 लिखेंगे, 4 घटा रखे थे तो अब हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब पहले हम 1/3 से गुणा कर रहे थे, अब इसका उल्टा यानी कि 3/1 से गुणा करेंगे 9 को तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 27 प्राप्त हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है चौथा, यदि किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो परिणाम 5 प्राप्त होता है। यानी कि संख्या को हम x मान लेते हैं, उसका दुगुना यानी कि 2 से गुणा करना है तो हमें 2x प्राप्त हो जाएगा, उसमें से हमें 11 घटाना है, 11 घटाएंगे तो हमें 2x - 11 प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार से क्या प्राप्त हो रहा था, 5 प्राप्त हो रहा है, यानी समीकरण बन जाएगी 2x - 11 = 5। अब इसका उल्टा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम पहले 5 लिखेंगे, 5 में 11 जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त हो जाएंगे, और 16 में फिर हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हमारे कार्यपत्रक 23, 24 और 25 पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।